नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। इस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक फूड न्यूट्रिशन और इकोलॉजी वाले अच्छे तरह से पढ़ा भी दिए हैं। वीडियो पूरा देखा करो, कमेंट ज़रूर किया करो, अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि वीडियो को सभी तक पहुंच सके और अच्छे तरह से उसको देख पाएँ, सभी बच्चों का फ़ायदा हो। और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आप लोगों तक अच्छा खासा जो है कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका विज्ञान। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन होगा। कोशिका विज्ञान को हम लोग सेल बायोलॉजी इस नाम से भी जान सकते हैं या इसको हम लोग साइटोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं, ना। तो कोशिका विज्ञान कह दो, सेल बायोलॉजी कह दो या साइटोलॉजी कह दो, सब एक ही प्रकार की बात है, ठीक है। कोशिकाओं का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये बात है। अपना टॉपिक जो है इस प्रकार से रहेगा कि हम लोग कोशिका के बारे में बेसिक अवेयरनेस पढ़ सकें, थोड़ा सामान्य जानकारी जो है वही अपने इसमें पढ़ सकें। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर राय दिया करो, वीडियो के बारे में ज़रूर बताया करो कि लेवल जो है वो किस प्रकार का है। लेवल इससे ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान ही बना रहे कि आप लोग हर प्रकार का बच्चा इसको देख पाए, सभी प्रकार के बच्चों का फ़ायदा हो सके, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कुछ सामान्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए। जैसे सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ा करते हैं कि कोशिका जो है इसकी खोज किसने की थी, है ना। तो इसकी खोज की थी भाई रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका को खोजा था। लेकिन यहाँ पर फर्क इस बात का आ जाता है कि वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी, यानी कोर्क कोशिका के अंदर उसने इसके बारे में जानकारी दी थी। नंबर 2, अगर मैं आपसे बात करूँ कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, है ना, तो जीवित कोशिका की खोज जो है उसमें हम लोग एक नए साइंटिस्ट का नाम पढ़ा करते हैं और वो आ जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखो, है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की सबसे पहले खोज की थी और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की भी खोज की थी, ठीक है ना, जीवाणु की खोज। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, जीवाणु की खोज के साथ ही तो कोशिका की खोज की थी। तो ल्यूवेनहॉक जो है उसने सबसे पहले जीवित या सजीव कोशिका की खोज की थी। तो एक पॉइंट ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। अच्छा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो बेसिक अपने को ये भी याद रखना है कि कोशिका जो होती है इसका अध्ययन जो है वो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट सुनिए, जो कोशिका है उसका मूल मीनिंग क्या है। देखो, सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी सेल एक लैटिन शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ या जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है लिटिल रूम। देखो, लिटिल रूम का मतलब होता है छोटा कक्ष, छोटा कक्ष, छोटा कक्ष या छोटा कमरा। तो कोशिका का यानी कि सेल का शाब्दिक अर्थ होता है लिटिल रूम, यानी कि छोटा कक्ष या छोटा कमरा। एक बात ये भी अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद में कुछ और बातें हैं ना, कोशिका से संदर्भ में कुछ और बातें अपने इसमें पढ़ रहे हैं कि प्रकृति के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का निर्माण है वो कोशिकाओं से हुआ है। हम सब ये जानते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कुछ जीव एक कोशिका से तो कुछ जीव बहु कोशिकाएं से। यानी जैसे हम एक अमीबा की बात करते हैं, एक कोशिकीय है, और अगर बड़े से बड़े पादप और हमारी यानी मनुष्य की बात करें तो हम कैसे हैं, बहु कोशिकीय हैं। ये जो बातें हैं ये ठीक है, कॉमन बातें एकदम बेसिक है ना। तो कंटेंट पर फिर से अपने बात स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ प्रसिद्ध कोशिकाएं हैं कौन कौन सी, है ना। जैसे सबसे बड़ी कोशिका, है ना। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको कैसे करेंगे ना। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है ऑस्ट्रिक एग। ध्यान देना सभी, है ना, ऑस्ट्रिक एग। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है ऑस्ट्रिक एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये बात अपने को याद रखनी है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिक एग। हाँ, एक बात और याद रखनी है, शुतुरमुर्ग, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ ना, अंडा तो हो गया। अब शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। देखो ये कितनी अच्छी बात है ना, सबसे बड़ा पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी जो है वो कौन होता है, शुतुरमुर्ग होता है। अच्छा, पक्षी की विशेषता क्या होती है, पंख होना,
लेकिन शुतुरमुर्ग के तो पंख हैं, काम नहीं आ रहे, उड़ ही नहीं सकता वो, इतना बड़ा होने के कारण उड़ नहीं सकता, उसका वजन बहुत ज़्यादा है। तो शुतुरमुर्ग के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, मतलब होते तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका, मैं सबके बारे में थोड़ा बहुत बताता रहूँगा। सबसे छोटी कोशिका, है ना। तो जब मैं सबसे छोटी कोशिका शब्द का प्रयोग करता हूँ तो आपने याद रखना है, यहाँ पर अपने दो बातों को पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा, देखो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये जीवाणु का एक प्रकार है और इसे जीवाणुओं में जोकर की संज्ञा दी गई है, माइकोप्लाज्मा को। क्लियर है, ये बात भी याद रखनी है कि जीवाणु जगत का जोकर किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को अपने कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसको मानते हैं, माइकोप्लाज्मा को। या अगर माइकोप्लाज्मा न हो तो आपको वर्ड मिलेगा PPLO, PPLO। अच्छा, PPLO को पूरा नाम होता है प्लूरो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया है ना, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे तो शायद ही कोई पूरा नाम पूछेगा कि PPLO का पूरा नाम बताओ, लेकिन ये याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के अगर ऑप्शन में ये नया है तो हमें एक और नया नाम याद रखना है, दैट इज PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये दो बिल्कुल बेसिक कॉमन बातें हमें पढ़नी है। अच्छा, ये भी याद रखना कि मैं इधर से आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ यूँ करके, ठीक है ना, तो कहीं गड़बड़ मत कर देना। ओके भाई, तो बहुत ही सिंपल दो बातें मैंने आपको अभी बता दी। अब कुछ दो बातें और, जैसे मानव शरीर में सेल जो है वो कौन सी हैं, किस प्रकार से हैं, तो थोड़ा सा एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन मैं ह्यूमन एनाटॉमी की जो सेल्स होती हैं उन पर भी मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा उनको भी अपने कवर कर लेंगे, अच्छा खासा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, मानव शरीर में, मानव शरीर ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो मानव शरीर में सबसे, अच्छा लंबी कोशिका पढ़ो आप, है ना, बड़ी छोटी ऐसे मत पढ़ो, है ना, ताकि अपने डाउट न रहे। सबसे लंबी कोशिका ऐसे पढ़ो, तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ध्यान दीजिए ना, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, जिसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसको कहते हैं, न्यूरॉन को, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर होती है, ठीक है ना। तो एक लाइन अपने को ये भी याद रखनी है कि न्यूरॉन जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर 1 मीटर है, वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और इसकी विशेषता यह भी है कि यह एकमात्र शाखित कोशिका है ना। तो एकमात्र शाखित कोशिका किसे कहा जाता है ना, तो एकमात्र शाखित कोशिका के अंतर्गत में हम किसको पढ़ते हैं, न्यूरॉन को। न्यूरॉन जो है वो मानव शरीर की एकमात्र शाखित कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस सी निकल जाती हैं। तो कभी अपने न्यूरॉन टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में, इसका डायग्राम बना के आपको ज़रूर एक एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, एकमात्र शाखित कोशिका। लेंथ याद रखो, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहीं पर मैं एक वर्ड और यूज़ करता हूँ, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, है ना। तो आप समझ लेना कि मानव शरीर की बात कर ली मैंने, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी, ह्यूमन एनाटॉमी, है ना, मानव में। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो आपको याद रखना है, इधर आप स्पर्म की बात करेंगे, यानी कि शुक्राणु, स्पर्म, है ना। तो स्पर्म जो होता है यानी कि शुक्राणु जो होता है, वह अपने आप में ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे छोटी कोशिका माना जाता है, ठीक है ना। और स्पर्म को अपने बोलते हैं नर युग्मक, मेल गैमेट अपने शुक्राणु को कहते हैं। शुक्राणु की विशेषता सुनिए, शुक्राणु मानव शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जिसमें फ्लैजिला देखा जाता है ना। तो ऐसे लिखूंगा मैं, एकमात्र कसाभिका युक्त कोशिका, कसाभिका युक्त कोशिका। अब देखिए, अगर वैसे देखें ना तो शुक्राणु में कोई कसाब होता नहीं है, लेकिन शुक्राणु की संरचना देखने पर हमें पता चलता है कि शुक्राणु में एक पूंछ जैसी आकृति होती है। तो क्योंकि शुक्राणु में एक पूंछ जैसी इस प्रकार से आप आकृति देखा करते हैं, तो इसलिए यूं करके शुक्राणु को जब आप देखते हैं ना, तो उसमें लास्ट देखो, ये जो है ना, ये पार्ट, इसको अपने टैल बोलते हैं शुक्राणु का। तो जो टैल पार्ट है ना, इसको हम लोग एक प्रकार से क्या मान लेते हैं, फ्लैजिला मान लेते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मानव शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका जिसमें फ्लैजिला या पूंछ जैसी आकृति अर्थात कसाब देखा जाता है, वो होता है शुक्राणु। और शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक होता है। क्लियर है। तो थोड़ा सा इसको भी आप याद रखेंगे, अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है।
और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, ये इसको अपने बोलते हैं एक्रोसोम। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब अपने स्पर्म या शुक्राणु की अलग से कभी बात करेंगे तो मैं इसके सारे पार्ट आपको बताऊंगा कि एक्रोसोम क्या होता है ना, हेड क्या है, नेक क्या है, टेल क्या है, ऐसे सब अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके। तो कभी ज़रूर चर्चा करेंगे, उस वक्त मैं और एनालिसिस इसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ 2 बातें सुनी, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ठीक है। लेकिन अब एक हमारे क्वेश्चन तैयार हो गए इधर, कौन सा, देखो कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु है, लेकिन शुक्राणु तो किस में होता है, नर में। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, तो फिर ऐसी कौन सी कोशिका है जो दोनों में हो, नर और मादा दोनों में। तो मैं लिखूंगा सेकंड सबसे छोटी कोशिका, है ना, सेकंड सबसे छोटी कोशिका। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि सेकंड सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है आरबीसी। क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी जिसको अपने बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसे अपने इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रो शब्द का मीनिंग होता है लाल, और साइट शब्द का मीनिंग होता है कोशिका। अब आप खुद गौर से समझेंगे कि लाल कोशिका कौन सी है, आरबीसी, है ना। और देखो साइट शब्द का मतलब कोशिका होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, साइटोलॉजी पढ़ा करते हैं। क्लियर है। तो सेकंड सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, वो मेल और फीमेल दोनों में होती है। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, लेकिन वो तो केवल मेल में होती है, इसलिए हमें आरबीसी को भी थोड़ा सा पढ़ना होता है, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करूं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, और अगर ऑप्शन में अंडा आ जाए, ओवम, है ना, जो कि फीमेल बॉडी का जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल बॉडी के अंडाशय में बनता है, वह भी एक बड़ी कोशिका के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन वो तब आती है जब अपने मतलब ऑप्शन किस प्रकार से बनते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को बात करनी होती है, वरना न्यूरॉन जो है वो एक ठीक है। हाँ, एक और कोशिका होती है मस्तिष्क में, तो मतलब ऐसे और वो बड़ी होती है, तो ऐसे करते करते अपने और भी बहुत सारी कोशिकाएं ढूंढ सकते हैं, ढूंढे तो। लेकिन जो फेमस है ना, जो एकदम कॉमन और फेमस है, मैं बस उन्हीं के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा हूँ, हर किसी बिंदु पर जो है मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, नेचर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इन सब बिंदुओं पर मैंने एकदम कॉमन सी बात आप लोगों से कर ली है। और अब मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल बिंदु पर बात करने वाला हूँ, और आप लोग इस बिंदु को भी बड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों को कोशिका का महत्व पता चलेगा। तो यहाँ पर अपने पढ़ा करते हैं सेल थ्योरी, ध्यान देना सभी, यहाँ पढ़ा करते हैं सेल थ्योरी, सेल प्रिंसिपल, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, है ना। बाकी मैं आगे और आपको बातें बताऊंगा इसके अंदर। कोशिका सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे स्लीडन व स्वान। स्लीडन और स्वान ने 1838 to 39, ठीक है, 1838 और 1839 में स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत में कुछ नियम ऐड किए थे, कुछ नियम जोड़े थे। वो नियम क्या हैं, तो मैं कुछ तो थ्योरी जो है वो ओरल आपको बोल के बता रहा हूँ, और कुछ जहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा ना, जो नियम लिखने लायक है उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो जैसे शुरुआत में मैं एक बात बोलता हूँ, प्रकृति के सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यानी जितने भी जीव हैं सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इसका मतलब प्रत्येक जीव की इकाई किससे मानेंगे, अपने कोशिका को। एक सिंपल लाइन है ना, कुछ जीव एक कोशिका से, कुछ जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। और जितने भी जीव हैं जिनमें कोशिकाएं हैं, उन सभी जीवों में जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, यानी प्रकृति के सभी जीवों में जैविक क्रियाओं का संपादन कोशिका के अंदर ही होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, और कुछ और भी बातें मैं और ऐड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बिंदु अपना शुरू कर रहे हैं कि जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई अपने किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। अब यहाँ से मैं इधर एक पॉइंट बना रहा हूँ, इकाई से संबंधित क्वेश्चन बना रहा हूँ। जैसे मनुष्य, यानी हम हमारी बात करते हैं ना, बाकी जीवों को अपने छोड़ते हैं। मनुष्य, हमारी शुरुआत किससे हुई है, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो भ्रूण बनता है, सही है ना। तो हमारी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, भ्रूण से। भ्रूण को हम लोग क्या कहते हैं,
युग्मनज। क्या कहते हैं देखो, युग्मनज। तो भ्रूण को हम युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज को जाइगोट भी अपने कह सकते हैं। तो जो युग्मनज होता है अर्थात जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो क्या होता है, इकाई होता है। यानी हमारी इकाई कौन है, भ्रूण है। तो भ्रूण या युग्मनज जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है बोलो, एक कोशिकीय। यानी भ्रूण या युग्मनज होता है एक कोष, द्विकोष, बहुकोष या कोई नहीं तो एक कोशिकीय होता है। ये क्वेश्चन जो है रीट में आया था 2015 में, लेकिन इसका जो संबंध था वो किससे था, साइकोलॉजी से। ठीक है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मात्र ही 7वीं 8वीं क्लास के लेवल के क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में अपने रिपीट हो सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना है सभी ने। नंबर 2 बिंदु, जितने भी जीवन सब जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अपने कोशिका को मानते हैं। ठीक है, आधारभूत इकाई अपने कोशिका को मानते हैं सभी प्रकार के जीवों की, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, है ना। ऐसे अपने इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐड कर सकते हैं। सभी जीव, प्रकृति के सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। सभी जीवों की जैविक क्रियाएं कहाँ पर संपन्न होती हैं, कोशिका में ही संपन्न होती है ना। यानी जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की जैविक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। प्रत्येक जीव की आधारभूत इकाई कोशिका होती है, जीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, जीव की क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। ऐसे करते करते कितना मर्जी बढ़ा दो बली, है ना। तो एक मैं आपको 3 नंबर बिंदु बता रहा हूँ, बहुत शानदार बिंदु है और 9th क्लास का है ये लेवल, यहाँ तक का इस पॉइंट का। तो एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। 1855 में ये साइंटिस्ट जो है कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाता है और एक लाइन इसमें और ऐड कर देता है। ठीक है ना, तो रुडोल्फ विर्चो नाम का वैज्ञानिक आया था 1855 में, 1855 में, और उसने एक नई बात जो है दुनिया के सामने बताई। उसने कहा कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में जो कोशिका होती है उस कोशिका से आगे और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वो कब होता है कि जो पहले से मौजूद कोशिका होती है वो डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, विभाजित हो जाती है और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन के कारण होता है या विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो कोशिका विभाजन की बात जो है वो कौन बता रहे हैं, रुडोल्फ विर्चो। तो इसका जो कथन है ना, वो कथन मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। देखो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि नई या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, नई या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, नई या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती। अब देखो यहाँ पर मैंने शब्द लिया पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले से मौजूद, है ना। पूर्ववर्ती या पहले से मौजूद या फिर जन्म देने वाली कोशिका, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पेरेंटियल सेल, यानी मातृ कोशिका, है ना। तो निर्माण पूर्ववर्ती या मातृ कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है ना, विभाजन के फलस्वरूप होता है। अब देखो ये एक नई लाइन जो है वो ऐड हो चुकी है, किसमें, कोशिका सिद्धांत में। कोशिका सिद्धांत में जो है रुडोल्फ विर्चो ये कहता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मात्र ही 9th क्लास का क्वेश्चन और 2020 के हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ जाता है। देखिए, और क्वेश्चन कैसा था, नई या पुत्री कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या मातृ कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। यह कथन किसका है, तो किसका है भाई, रुडोल्फ विर्चो का है ना। और कोशिका विभाजन के बारे में कौन बताता है, रुडोल्फ विर्चो ही बताता है। तो अपने को याद रखना है कि रुडोल्फ विर्चो जो है वो कोशिका विभाजन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था। तो कोशिका विभाजन के बारे में दुनिया को जानकारी किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, है ना। इस प्रकार से कोशिका विभाजन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो वो कभी और आगे अपने जब बात करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आ जाएगा। अब मैं एक बिंदु और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से उसको भी सुनेंगे। वो है 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट ये कहता है कि इधर लिख रहा हूँ मैं, वायरस यानी कि विषाणु। अब अगर सुनेंगे आप कि विषाणु जो होता है वो क्या होता है, विषाणु अपने आप में क्या होता है, निर्जीव, लेकिन विषाणु क्या बन सकता है, सजीव। यानी विषाणु प्रकृति का ऐसा जीव है जो निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है। मतलब निर्जीव और सजीव
दोनों ही प्रकार का कार्य जो है वो कौन करता है, वो करता है आपका वायरस यानी विषाणु। जब तक वो वातावरण में होता है तब तो निर्जीव, और जैसे ही वो परपोषी अर्थात कोशिका के संपर्क में आ जाता है तो क्या बन जाता है, सजीव। इसका मतलब वायरस अपने आप में एक जीव तो है वो। और साइंस ये कहती है कि जब वो सजीव भूमिका निभाता है, जैसे विषाणु सजीव भूमिका निभाता है ना, तब भी वह कोशिका नहीं होता। यानी कोशिका में जीवन यापन करता है, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन सजीव अवस्था में भी वह कोशिका नहीं होता। उसमें केंद्रक नहीं होता, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होता, ईआर, लाइसोसोम, राइबोसोम, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होता। तो कोशिका सिद्धांत तो ये कहता है कि प्रकृति के सभी जीव किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से। लेकिन वायरस सजीव अवस्था में भी कोशिका नहीं होता। इसका मतलब कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन हुआ, तो आप याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद जो है वो हम किसको मानेंगे, वायरस को, यानी कि विषाणु। तो विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह सजीव अवस्था में भी कोशिका नहीं होता, कोशिका के जैसा वो काम ही नहीं करता, तो इसलिए इसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात जो है वो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल सिंपल सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत स्लेडोनोस स्वान इसके प्रतिपादक थे। फिर जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। मनुष्य की इकाई जो होती है वो क्या होती है, भ्रूण होती है। तो भ्रूण या युग्मनज क्या होता है, एक कोशिका। अगर वो इकाई है तो एक कोशिका होना पड़ेगा। रीट का क्वेश्चन था। फिर मैंने 1855 में रुडोल्फ विर्चो यानी कोशिका विभाजन की बात की, और यह क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ग्रेड 2020 में आरपीएससी ने पूछा था। और कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसको मानते हैं, अपने वायरस को, क्योंकि वह निर्जीव भी है और वह सजीव भी है ना। तो दोनों ही प्रकार के गुण उसमें देखे जाते हैं, इसलिए हम उसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले बिंदु पर, यानी कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कोशिका के प्रकार, तो इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं अभी। कोशिका के प्रकार यानी कि जो टाइप हैं उनको अपने पढ़ेंगे, और बहुत ही बेसिक पढ़ना है, बहुत हाई लेवल अपने को नहीं पढ़ना, सामान्य सा अपने को अध्ययन करना है। तो मैं सबसे पहले कोशिका को दो भागों में डिवाइड कर देता हूं कि कोशिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की हुआ करती है भाई। एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है ना। दूसरी होती है, ध्यान देंगे सभी, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक, है ना। दो प्रकार की कोशिकाएं हुआ करती हैं। अब सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का हिंदी अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक को हिंदी में अपने कहते हैं असीम केंद्र की, असीम केंद्र की। देखो, जब किसी शब्द को आप ढंग से पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको उसकी बहुत सारी बातें उसके नाम से पता चल जाएंगी, ठीक है ना। अब यूकैरियोटिक को अपने बोलते हैं ससीम केंद्र की, ससीम केंद्र की, ठीक है ना। तो दो बातें हमने लिख ली। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, असीम केंद्र की, यानी ऐसी कोशिका जिसके केंद्र की सीमा नहीं है। केंद्र की सीमा होती है केंद्रक झिल्ली। केंद्र की सीमा क्या होती है, केंद्रक झिल्ली। और जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली ही नहीं हो वो कौन हो जाएगा, असीम केंद्र की, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, ससीम केंद्र की। अर्थ समझना है ना, कि जिसके केंद्र की सीमा सहित हो, यानी इसके केंद्र के ऊपर सीमा उपस्थित हो। ससीम यानी सीमा सहित। सीमा कौन होगा, केंद्र की सीमा केंद्र की झिल्ली होती है, बाउंड्री होती है उसकी। तो इसका मतलब ऐसा केंद्रक जिसकी केंद्र की सीमा है, केंद्र की झिल्ली है, उसको अपने ससीम केंद्र की बोलेंगे, यानी कि यूकैरियोटिक अपने कहेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, एक्सप्लेन तो मैं मेरे हिसाब से तो बेस्ट कर ही रहा हूँ, जहाँ तक मैं आपको समझा सकता हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखकर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, है ना। वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि अच्छा पढ़ा पाएँ, है ना, अच्छा कंटेंट दे पाए। अच्छा, दिखाया भी उनको करो जो रियल में पढ़ना चाहें, जो रियल में पढ़ना चाहिए बस उसी को भेजो, ताकि वो देख कर ये समझे कि हाँ यार अच्छा बता रहे हैं, है ना, अच्छी मेहनत हो रही है। और आप लोग नोट्स बनाओ, अच्छे बनाओ, ताकि मैं इसमें और कंटेंट ऐड करने की कोशिश करूँ। अगर ढंग का रिस्पॉन्स नहीं आया ना, तो फिर क्या है, वीडियो की क्वालिटी डाउन आ जाती है। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि बेसिक बेसिक बता दो, इजी इजी बता दो, है ना। तो कोशिश ये रखा करो कि और ज़्यादा सपोर्ट मिले, और ज़्यादा आपके मुझे कमेंट्स मिले, ताकि मैं उनके अकॉर्डिंग आपको और ज़्यादा मेहनत करके बता सकूँ। आप पटवार के विद्यार्थी हैं तो भी निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। भविष्य में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से किसी भी एग्जाम में पेपर देने बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको मैं कहता हूँ किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। जो जो टॉपिक मैं यूट्यूब पे करवाऊँगा, है ना। तो जितने भी टॉपिक यूट्यूब पे हो सकें
क्योंकि सारे तो देखो मैं अभी कह ही नहीं सकता ना कि महीने 2 महीने में सारे करवा दूंगा, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना और खूब भी पढ़ें तो भी इतना आसानी से पूरा नहीं हो सकता। तो कोशिश यही रहती है कि भी जितने भी टॉपिक्स हो सके जो बेसिक अवेयरनेस के हैं और साथ ही जिनसे प्रश्नों की संख्याएं ज़्यादा बनती हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वही वीडियो आप लोगों तक अवेलेबल करवा सकूं। और उसके साथ जो है अपने जो भी डाउट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करो, ताकि मैं उनको भी देख सकूँ कि आप लोग इस चीज़ में क्या और देखना चाहते हैं, क्या और पूछना चाहते हैं, है ना। तो बिना देरी किए फिर से बात कर रहा हूँ और शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ध्यान से आप समझेंगे। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? आदिम। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? आदिम। आदिम अर्थात आरंभिक, आदिम अर्थात आरंभिक, आरंभिक भी अपने इसको कह सकते हैं, आदिम भी इसको अपने कह सकते हैं, आद्य भी इसको अपने कह सकते हैं, आद्य, आदिम, आरंभिक, है ना। तो ऐसे हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा शब्द क्या होता है प्रो के बाद में? देखो क्या, कैरियो। कैरियो शब्द बना है कैरियोन से, और कैरियोन शब्द बना है न्यूक्लियस से। ध्यान से सुनेंगे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक यानी कि नाभिक। अब कोशिका का नाभिक यानी कि बीच वाला भाग जो है, उस नाभिक को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो अगर मैं सीधा अर्थ बताऊं कि प्रोकैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिम केंद्रक युक्त कोशिका। देखो, है ना, आदिम प्रकार के केंद्रक युक्त कोशिका। अब कई अपने ऐसे सोच लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक ही नहीं है, लेकिन कैसा है? आदिम है। अच्छा, आदिम केंद्र की विशेषता क्या होती है, हम आगे बात करेंगे कि आदिम केंद्र की विशेषता क्या है। अब दूसरी तरफ देखो, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य। ट्रू का मतलब होता है सत्य। अच्छा, सत्य जो होता है वो क्या होता है? स्पष्ट ही नहीं, सुस्पष्ट होता है। सत्य क्या होता है? सुस्पष्ट, जिसके बारे में एक एक चीज क्लियर हो सके उसको अपने सुस्पष्ट या सत्य कहते हैं, है ना। सत्य हमेशा स्पष्ट होता है। अच्छा, कई बार कहते हैं सत्य कड़वा होता है। कड़वी चीजें स्पष्ट होती हैं, मीठी चीजें तो आजकल स्पष्ट होती ही नहीं है ना। चलिए, सत्य अर्थात सुस्पष्ट। तो यूकैरियोटिक। दूसरा शब्द फिर से अपने उठाएंगे, कैरियोन। कैरियोन, फिर वही बात आ जाएगी न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, वही बात अपने फिर से लागू कर देंगे, केंद्रक। अब इसका मतलब क्या होगा? सत्य या सुस्पष्ट केंद्रक युक्त कोशिका, यानी ऐसा केंद्रक जो सत्य हो और सुस्पष्ट हो, ऐसे केंद्रक वाली कोशिका को क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक, है ना। या ससीम केंद्र की, ऐसा केंद्रक जिसकी केंद्रक की सीमा अर्थात केंद्रक झिल्ली सहित हो, है ना। तो ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस याद रखना है। अब दूसरा यहीं से अपने समझ लेंगे कि प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है? केंद्रक झिल्ली है क्या? देखो, असीम, सीमा नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली क्या है? एब्सेंट है। मतलब केंद्रक तो है लेकिन उसकी झिल्ली नहीं है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? जो केंद्रक झिल्ली है वह क्या है? देखो, सुस्पष्ट है ना, तो केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी? उपस्थित। जब केंद्रक की, जैसे मैं एक कोशिका का डायग्राम बना देता हूँ ना, और एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये केंद्रक मान लो, तो केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है और गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर झिल्ली नहीं होगी तो ऐसे हो जाएगा। अब ये बड़ा हो जाएगा तो गुणसूत्र भी दूर दूर ऐसे तैरते रहेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अभी केंद्र क्या है? अस्पष्ट है। अच्छा, दूसरा देखो, अगर मैं कह दूं नहीं भाई केंद्र की झिल्ली है, तो ये केंद्र क्या? देखो, ये सुस्पष्ट केंद्रक है, ये यूकैरियोटिक है। और अगर मैं इस प्रकार से बना दूं, है ना, इस प्रकार से बना दूं और ये कह दूं कि ये देखो जगह जगह पर गुणसूत्र है वो बाहर कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े हैं, तो ये जो है ये मैं क्या कह सकता हूँ? प्रोकैरियोटिक कह सकता हूँ, है ना। इस प्रकार का डिफरेंस दोनों में देखा जाता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं अपने। नंबर 2, यहाँ पर जो केंद्रिका होती है वह भी क्या होती है? अस्पष्ट होती है ना। अस्पष्ट या ये मान लीजिए एब्सेंट होती है, जबकि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? केंद्रिका स्पष्ट उपस्थित होती है। केंद्रिका उपस्थित होती है, स्पष्ट रूप से पाई जाती है। यहाँ पर केंद्रिका एब्सेंट ही मान लीजिए आप, एब्सेंट होती है ना। अब आगे सुनिए, दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि यहाँ पर जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं यानी जिन पर झिल्लियाँ होती हैं, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं लिख रहा हूँ सिर्फ माँ से समझ लेना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के ऊपर भी झिल्लियाँ देखी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ लवक, लवक के ऊपर भी झिल्लियाँ होती हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ER, ठीक है ना, ER,
इस पर भी झिल्लियाँ देखी जाती है ना। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लवक, ईआर, है ना, या लाइसोसोम, लाइसोसोम पर भी एक झिल्ली होती है ना, तो अपने ऐसे लाइसोसोम को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गन हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं यहाँ पर एब्सेंट, यानी जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होंगे। यानी प्रोकैरियोटिक जीवों में न माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न गोल्जी बॉडी होगा, न लवक होगा, न ईआर होगा, न लाइसोसोम होगा, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में सभी के सभी उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, सभी के सभी पाए जाते हैं। अब आगे राइबोसोम, राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिस पर झिल्ली नहीं होती। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवों में भी उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S प्रकार का। व्हाट इज 70S हम लोग राइबोसोम में ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में मैं और आपको जानकारी दूंगा। जबकि यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो जो है वो कौन से प्रकार का होता है, वो होता है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक की पहचान है, लेकिन यूकैरियोटिक में 70S राइबोसोम भी देखे जाते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक जीवों में 70S राइबोसोम भी होते हैं और यूकैरियोटिक जीवों में प्रोकैरियोटिक जीवों में 70S, यूकैरियोटिक में 80 और 70 दोनों, ठीक है ना, ये कन्फर्म याद रखना। तो राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो दोनों ही प्रकार के जीवों में देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस है, इसको भी अपने याद रखना है। और एक मैं आपको डिफरेंस और बता रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इनमें असूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। जबकि यूकैरियोटिक जीवों में जो विभाजन होता है वो कौन होता है? वो होता है समसूत्री और अर्धसूत्री, है ना। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें तो असूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों ही प्रकार के विभाजन देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इनमें जो गुणसूत्र है वो केंद्रक से बाहर, क्योंकि केंद्र की झिल्ली नहीं है, इसलिए इनमें गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्र के अंदर स्पष्ट रूप से जो है वो उपस्थित होते हैं और स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, बाकी डिफरेंस तो और भी है। यहाँ पर जो श्वसन का स्थल होता है वो मेसोसोम होता है और यहाँ पर श्वसन का स्थल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऐसे करते करते तो फिर अपने और लेवल इसका बढ़ा सकते हैं, है ना। तो बेसिक जो है ना वो मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो ये बेसिक जो सिस्टम है वो इसमें आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक जीवों के जो एग्जाम्पल है वो समझ लीजिए। इसके एग्जाम्पल होते हैं एक तो जीवाणु, ठीक है ना, जीवाणु आपने याद रखना है, ठीक है ना। जीवाणु ही प्रोकैरियोटिक जीवों के एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल आपने याद रखना है। कुछ लोग लिख लेते हैं नीलहरित शैवाल, तो नीलहरित शैवाल भी जीवाणु का एक प्रकार ही होता है, ठीक है ना। हाँ, लिख जरूर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, नीलहरित शैवाल, है ना, जिनको अपने क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यह जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो भी बैक्टीरिया के एक प्रकार से टाइप ही हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो भले ही जीवाणु लिख दो, भले ही आप जीवाणु के टाइप लिख दो, जीवाणु के बहुत टाइप हैं, वैसे मूल रूप से 4 हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो कोई अपने से इतने सारे नाम पूछता नहीं है ना। तो बेसिक आप याद रखना, जीवाणु जो होता है वो किस प्रकार का जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। जबकि यूकैरियोटिक जीवों के एग्जाम्पल की जब अपने बात करते हैं तो यहाँ पर सभी पादपों का नाम आ जाता है और सभी जंतुओं का नाम भी आ जाता है, ठीक है ना। तो एक तो सभी पादप और दूसरा सभी प्रकार के जंतु जो होते हैं वो अपने इसमें शामिल किया करते हैं, ठीक। तो जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक बनता है वो बनता है पादप और जंतु कोशिका और इनके मध्य डिफरेंस। तो उम्मीद है कि आपको यह आज वाला जो टॉपिक मैंने आपको सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान जो करवाया है वो अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पादप और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ते हुए कोशिकांग और अन्य बिंदुओं पर बात ज़रूर करेंगे। ये जो टॉपिक है ऊपर से लेकर नीचे तक इसको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। एक सभी को मैं थोड़ा और अन्य जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप सूरतगढ़ के नज़दीक में हैं, इर्द गिर्द हैं, सूरतगढ़ में आना चाहते हैं तो अपनी एकेडमी सोडा क्लासेस सूरतगढ़ पर सभी प्रकार के नए बैच जो हैं वो स्टार्ट हो रखे हैं। जैसे अगर आप वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करते हैं, ग्राम सेवक की, तो उसके भी हम लोगों ने बैच जो है वो स्टार्ट कर रखे हैं।
और अगर आप लोग जीडी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो उसके भी बैचेज हैं, और इसके साथ साथ कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम जो है उसके भी बैच हैं। तो किसी भी प्रकार के भविष्य में तैयारी करते हैं तो आप लोग इसके बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार के बैचेज में अच्छा कंटेंट है, अच्छी हमारी टीम है। धीरे धीरे करके यूट्यूब जब रीच करेगा तो हम लोग सभी अपने जो साथीगण हैं उनके मैं आप लोगों से ज़रूर वीडियो से आपको मैं उनके साथ ज़रूर शेयरिंग करवाऊँगा। उनके वीडियो भी मैं आपको ज़रूर अपलोड करवा के बताऊंगा कि अपनी टीम जो किस प्रकार की और किस प्रकार का हमारे यहाँ पर जो अध्यापन जो चलता है वो किस प्रकार का होता है। और इसी प्रकार से जो वीडियो जो हैं वो मैं और अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा सहयोग बनाए रखें, समर्थन करते रहें, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कमी हो तो ज़रूर हमें अवगत करवाएँ। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।